प्रोडक्ट आइडिया या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रोसेस प्रोसेस प्रोग्राम और प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या क्या शेड्यूलिंग राइट और कुछ याद नहीं अभिषेक बताइए आप क्या क्या है प्रोडक्शन मैनेजर के जो फीस थे वो तो आप लोगों ने बता दिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट प्लान प्लेस, उसके बाद प्रमोशन उसमें नहीं आएगा। प्रोडक्शन में प्रमोशन क्यों आएगा, मार्केटिंग में आएगा, राइट। प्राइस आ सकता है, ठीक है, प्राइस भी मार्केटिंग में शायद आएगा। और प्रोग्राम प्रोसीजर, ठीक है, शेड्यूल, ये सब फंक्शंस है प्रोडक्शन मैनेजर्स के। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस थे? मार्केटिंग रिसर्च मैम, ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च, उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वेरी गुड। बाइंग असेंबलिंग, यस यस। सेलिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, प्राइसिंग एंड फाइनली यस प्रमोशन आ गया, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट हो गया और फाइनली एडवर्टाइजिंग, राइट। यानी कि प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन है। फाइनेंस मैनेजमेंट यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जितने भी मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, ये सब कौन मैनेज करता है? फाइनेंस मैनेजर। ये सारे व्यवस्था करता है इन सब चीजों के लिए, जो फंड है वो एलोकेट करता है, जनरेट करता है और कंपनी के काम में उसको इन्वेस्ट, राइट। ये फाइनेंस मैनेजमेंट का क्या हुआ काम है। तो पहले इसका फंक्शन जो पहला क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लीज लिसन केयरफुली। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब to formulate such objective which goes along with the objectives of the organization. आपके objectives ऐसे होने चाहिए। फाइनेंस मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेगा वो क्या that should go along with the objective of the organization. Finally, objective organization का objective कोई अचीव इसके लिए every department कैसे हमको टाइम से हमारे बजट हमको अलोकेट हो जाए, हमारे पास पैसे आ जाए ताकि हम एज ए डिपार्टमेंट अपने गोल को अचीव कर सके। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना, वैसा ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो, उसके साथ जाए, राइट। सो दैट कि एक डिपार्टमेंट का जब ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव उसी रेशियो में कंप्लीट हो, अकम्पलिश हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया? एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट किस बेसिस पे डिपेंड करता है? क्या फ्यूचर प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान क्या है का मतलब सपोज जो नॉर्मली तुम लोगों की मनी खर्चा हाथ में
फॉर्म भरना एग्जाम का तो बढ़ जाएगा खर्चा उस महीने का। तो आप कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? कंपनी में भी डिपेंड करता है कि कंपनी के फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कैसे आप अभी असर्टन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज फ्यूचर प्लान। एक्सपेंशन का प्लान है, डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है, न्यू मार्केट एरिया में जाने का प्लान है, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान है। इन सब चीजों पे और ज्यादा हमको पैसा का इंतजाम करना होगा इस एनुअल ईयर के लिए या फिर इस मंथ के लिए। ये कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा एक एस्टिमेट करना फाइनेंस मैनेजर का काम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वंस यू फाइनलाइज द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायर्ड होगा, आप नेक्स्ट क्या करेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब लॉन्ग टर्म लोन लेना है, शॉर्ट टर्म लोन, इक्विटी बेस्ड लोन लेना है या इंटरेस्ट बेस्ड लेना है, या इक्विटी लोन या फिर डेट। डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने इंटरेस्ट पे लिया है 10%, 12%, 15%, जो भी तो आपका डेट हो गया। एंड ये क्या है? मैं क्या बोल, इक्विटी बेस्ड पे आपने लिया तो आप शेयर इशू करके उतना शेयर यानी उतना मालिकाना अधिकार दे सकते हैं आप किसी को क्या दें और आपके इंटरेस्ट नहीं लगता है। क्या लगता है जब आप किसी को शेयर क्या लगता है? आपके सारे सब बताऊंगा आपसे कर दिया तो बात से बात करते हैं। कैपिटल डेट बेस्ड लोन लेते हो, इक्विटी बेस्ड लोन लेते हो, क्या मतलब हुआ? कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें आपको शेयरिंग देनी पड़ेगी, राइट? अगर आपने 50% किसी को इक्विटी बेस दे दिया है किसी से, तो आपके प्रॉफिट का 50% का जो आपका प्रॉफिट है उसका हक उस पर हिस्सा होता है, राइट? तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना कि लोन लेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। सपोज करो कि आप किसी को कोई करना है, पैसे की जरूरत है, अचानक से जरूरत आ गई, 1 लाख रुपए की जरूरत है कोई काम करने के लिए। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है बताती हूँ। या तो आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो बैंक से अप्रूव हो जाता है आपको बैंक से मिल जाएगा, लेकिन बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगी जो आपको वापस करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है जो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन ये है आपके पास। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? आपकी गली मोहल्ले गाँव में कोई ऐसा है जो लेकिन आप वहाँ से भी नहीं सकते। तीसरा, कुछ पैसा आपने बैंक से उठा लिया, कुछ पैसा आप चाहें तो अपने रिलेटिव करेंगे, मैं 2 महीने तो वापस कर दूंगा, या फिर आपके पेरेंट्स से आपको फाइनेंस करने की सर्चिंग कर लो, जब पैसा आ जाए तो वापस करो। तो आप करेंगे ना इन सब चीजों को यूज, या एक जगह से ज्यादा मोटे रकम वो अच्छा नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको हर एक आदमी को अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अलग अलग रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कई बार तो आपको इंटरेस्ट कई बार राइट, जब तुम्हारा बिजनेस सबसे रिटर्न करे तो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्ट तुम्हारे बिजनेस में क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट कर रहा हूँ अच्छा रिटर्न देगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आप एक्सप्लोर करेंगे ना इन सारे ऑप्शन को। ये जिस सोर्सेज से आप पैसा ले रहे हैं दैट डिटरमाइन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? क्योंकि हर एक सोर्स का अपना प्रोस एंड कॉन्स होता है, अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। अब आप कौन से फंड सोर्स से फंड जनरेट करेंगे। मैंने अभी आपको ऑप्शन दिया कि कैसे कैसे सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। अब पहला सोर्स क्या है? शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके। शेयर इशू करके मतलब आप जानते हैं, शेयर मतलब हिस्सेदारी, यानी अपने कंपनी का आपको उतने शेयर का आपको
ऐसा क्या है डिबेंचर का मतलब लिख लो कहीं पे, ठीक है ना, अगर दिमाग में नहीं लगता है तो। वैसे लोन जिसके आगे कोई कोलैटरल नहीं दिए जाते हैं, जो आपको आपके क्रेडिट वर्दीनेस के अगेंस्ट मिलता है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब यू आर ट्रस्टवर्दी, राइट। आप नीरव मोदी की तरह लेकर पैसे नहीं भागेंगे, राइट। आप किंगफिशर की तरह पैसे लेकर के नहीं भागेंगे विजय माल्या की तरह, राइट। तो क्या है ये आपका जो क्रेडिट वर्दीनेस डाटा है, राइट, जितना चाहो इन्वेस्ट करेगा भागेगा देखिए बहुत सारी चीजें हैं वो एस्टैब्लिश है, राइट। तो जब आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस या जो बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस यानी आपको उधार देकर किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, तो आपके लिए आपके मार्केट पोजीशन पे, आपके क्रेडिट वर्दीनेस पे, आपके ट्रस्ट पे जब आपको लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाता है तो वैसे लोन को हम डिवेंचर बोलते हैं। इसमें भी पीरियडिकल इंटरेस्ट लगता है, लोन नेवर कम्स फॉर राइट, लेकिन आपको मंथली इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पीरियडिकल इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है उसके बेसिस पे और आप दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये भी एक तरह का लोन ही है, लेकिन इसमें आपको कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट, जो आपके ट्रस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। लोन्स टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपने लोन लिया, ठीक है। अगर अभी आपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए तो कुछ सब्सिडाइज्ड लोन मिलेगा जहाँ पे इंटरेस्ट सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाह रही है, तो इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट्स टू बी ड्रॉन लाइक इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स भी क्या, अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बॉन्ड्स को समझे तो बॉन्ड्स भी एक तरह का फंडिंग स्कीम है। नॉर्मली पब्लिक क्या करती है, जो शेयर नहीं खरीदते किसी मार्केट का, शेयर मार्केट में सभी इन्वेस्ट नहीं करते, राइट, तो किस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? बताओ क्या ऑल्टरनेटिव देखो। तीन तरह का डिपॉजिट हमारे पास अवेलेबल है। फिक्स डिपॉजिट करो, सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वेरी ट्रेडिशनल लोग ये करते हैं क्योंकि वो मोस्ट सिक्योर मनी माना जाता है, राइट, अनलेस अनटिल बैंक ना डूब जाए आपका पैसा सिक्योर, राइट। तो फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन है जहाँ पे आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है लेकिन आपके पैसे सुरक्षित है। दूसरा ऑप्शन है शेयर का, जो बहुत रिस्की, राइट, अगर आप खुद से ट्रेडिंग नहीं करते हैं या नहीं समझते हैं क्योंकि शेयर्स को करने के लिए बहुत जरूरी ट्रेडिंग समझे और खुद उसको ऑपरेट करें तो आपको फायदा होगा और बहुत अधिक फायदा होगा, राइट। फायदा होने का मतलब थोड़ा बहुत नहीं, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा या उतना ही ज्यादा नुकसान, दोनों ही उसके साथ है। लेकिन अल्टरनेटिव है जिसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स, राइट। कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदते हैं विद द हेल्प ऑफ एसआईपी का नाम सुने हो कभी, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसकी जो हम कंपनी के इन्वेस्टमेंट कंपनी के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, सबसे बॉन्ड पब्लिक से पैसा मिलेगा और ये बॉन्ड का रिटर्न वो डिविडेंड पे देती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन, राइट। उनका कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको जैसे उनके मार्केट का कंडीशन रहेगा उस हिसाब से वो आपको देगा करेंगे, जब अच्छा मार्केट है तब आप यहाँ पे रिस्क है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। So SIP और mutual funds are also subject of market risk, लेकिन यहाँ पे रिस्क कम है। समझ में आया? बॉन्ड भी कैसे है, इसके थ्रू भी कंपनी क्या करती है, अपने लिए पैसे इकट्ठा करती है और हर एक सोर्स का अपना मेरिट एंड डिमेरिट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बॉन्ड मैंने समझाया कि ये भी एक तरह का लोन ही है, लेकिन ये कैसे, आपसे कंपनी लोन लेने नहीं आती बल्कि वो आपको बॉन्ड्स अपने शेयर इशू करती है। बॉन्ड्स क्या हुआ, जो आप खरीदते हैं, जितने का बॉन्ड 2000 का, 4000 का, 10,000 का, 15,000 का, जितने का बॉन्ड्स आप किसी भी कंपनी में का लेते हैं उतने के तो आपको क्या मिलेगा, उनका जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में वो आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है ना। डिविडेंड देंगे, जो डिविडेंड मार्केट रेट पर डिपेंड करेगा कि उनका उस समय मार्केट सिचुएशन कैसा है, राइट। समझ में आया? अब
नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अभी तक क्या हो गया, आपने कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइड किया, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया कि क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद क्या डिसाइड किया आपने, फंड कैसे आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, एंड नाउ जो फंड्स आ गए हैं तो इन्वेस्ट कैसे करना है। घूम लेकर के बात नहीं करना है। कोई भी इन्वेस्टर आपके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो राइट, तो उनको अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट तो आपको आसानी से मिल सकेगा। समझ में आया? इसलिए अब क्या करेंगे, नाउ फाइनेंस मैनेजर हैज टू थिंक कि हम इस जनरेटेड फंड्स को कहाँ पे एलोकेट करें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाए, ताकि हम अपने अच्छा रिटर्न दे पाए और अपनी कंपनी में जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, ठीक है ना। न्यू प्लांट बनाने में, सेफ्टी में, कोई नया मार्केट एरिया लॉन्च करने में, अपने एक्सपेंशन करने में, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन फाइनेंस मैनेजर को लेना होता है ताकि वो अच्छा रिटर्न दे सके। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले तीन चीज जरूरी है, सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। सेफ्टी मतलब अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, जो डूबेगा, राइट, कंपनी के हिसाब से भी। प्रॉफिटेबिलिटी, जो अच्छा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा ताकि आपके फ्यूचर पर्पसेस पूरे होंगे। लिक्विडिटी मतलब आप जब चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? जमीन ले लिया या घर ले लिया तो लिक्विडेबल है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। कैश में जितना जल्दी वो कन्वर्टेबल रहेगा वो मुश्किल है, ठीक है। लॉकअप अगर हो गया, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीद करके तो आपने रख दिया है, कैश नहीं जनरेट कर सकते, तो ये भी जरूरी है कि आप तीनों चीज का ध्यान रखें, सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। समझ में आया? एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। यस, क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंसीडरेट हो जाओ, इधर भी गर्मी लग रही है, उधर भी गर्मी लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके लिए इतना मत बोलो, थोड़ा कभी कभी तुम भी आगे कर दिया करो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, दोनों साइड वो कर रहा है। ओके चलिए, इस छोटी छोटी बातों पे मत लड़िए, थोड़ी देर में सब ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। यहाँ तक आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कर लिया। उसके बाद ये देखो, चिराग तले अंधेरा, पंखा के नीचे भी गर्मी हो जाती है, कहाँ बोल रहे हैं, यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है, राइट, क्या सही है ना। यहाँ पे कितनी गर्मी है, यहाँ पे साइड पे हवा नहीं आ रही, क्या करें। तो इसीलिए थोड़ा देर में ये बंद रहेगा, ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, नेक्स्ट क्या है, डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजेबल इज अगेन डिफरेंट थिंग, राइट। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस यानी जो आपके पास प्रॉफिट आया उसको आप कैसे डिस्पर्स करिएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, दो भाग में बांटिएगा। जो प्रॉफिट आप करेंगे उसको क्या करेंगे, क्या करते हैं, दो भाग में बांटिए। एक प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट का तो आप रिटेन प्रॉफिट के रूप में उसको रख सकते हैं, और एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन या कोई भी कंपनी के फ्यूचर प्लान के लिए उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, राइट। एंड उसके बाद जो बचा आपका, उसको आप डिविडेंड डिक्लेरेशन यानी कि आप प्रॉफिट के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बॉन्ड जो आपका खरीदा गया है उसको, या जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको, उनको आप क्या करेंगे, रिटर्न देंगे। समझ में आया? क्लियर है? तो डिविडेंड और बोनस की फॉर्मूला अपनी प्रॉफिट को शेयर, राइट, ये समझ में आ गया। These are the important things यहाँ तक आपको करना होता है एज अ फाइनेंस मैनेजर। These are the functions of finance manager। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई फंक्शंस नहीं होगा। मैनेजमेंट ऑफ कैश, यस, मैनेजमेंट ऑफ कैश मैं बता देती हूँ। मैनेजमेंट ऑफ कैश यानी कैश की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होती है, क्यों होती है? बिल्कुल, बहुत सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, डेली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, सैलरी पे करने के लिए, उन सब चीजों के लिए कैश चाहिए। ये कैसे होगा, फंड फ्लो, ठीक है ना।
फंड फ्लो होता है, कैसे फंड आएगा और कैसे रेपुटेशन में कैसे हर महीने कंपनी को पैसे कहाँ से आएगा और ये सारी चीजें हर महीने करना होगा, ठीक है। एंड लास्टली ये सब जब कर लेंगे तो फिनेंशियल कंट्रोल एक्सरसाइज करना, सिर्फ पैसे को प्रोक्योर करना, उसको इन्वेस्ट करना और उससे प्रॉफिट कमाना भी काम नहीं होता है, बल्कि आप जहाँ जहाँ फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और उसको जॉब भी मिल गया और उनके साथ हर साल बहुत ज्यादा इंक्रीज है। तो unnecessary लग रहा है certain करके उन्होंने हर महीने का बहुत ज्यादा बजट और इस चीज से हमारे ड्रास्टिक चेंज आ गया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो फिर महीने का हम लोग 20,000 तो भी अगर मैं हमारे घर माता का सर्जरी कर पाते और आपका और जहाँ आप सर्विसेज दे रहे हो और कैसे भी किसी भी रूप में आप उनके लिए कॉस्ट कटिंग का काम करते हैं या फिर प्रॉफिट ऐड करने का काम करते हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था प्रॉफिट जो होता है ना उसे बहुत अच्छा बिजनेस करने से नहीं होता है, बल्कि बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए और अननेसेसरी कॉस्ट को करके भी आप कैसे करते हैं समझ में आया। दोनों तरीके से मैनेज किया जाता है तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। अगर आप दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं यू एसेट फॉर दैट एंड देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल गो, मतलब वो आपके लिए बहुत कुछ करेगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं जितना आप सोचते हो वो बहुत कुछ ज्यादा जाके करेगी क्योंकि आप उसका बहुत सेव कर रहे हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और कुछ सीखना है इसमें नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट, राइट। ये तो बहुत सिंपल है, इट स्टार्ट्स विद ऑर्गेनाइजिंग मैन पावर प्लानिंग, ठीक है ना। मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं करूंगी डिफाइन क्योंकि हम लोग जानते हैं मैन पावर प्लानिंग मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। अगेन जैसे फाइनेंस की जरूरत डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही मैन पावर की जरूरत किस पे डिपेंड करेगी। अगर नया यूनिट खोलना है, नया ब्रांच सिमिज को खोलना है तो और अधिक लोग हायर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर 3-4 कोर्स और ऐड करना है तो और भी फैकल्टी हायर करनी है। समझ आ गया। मैन पावर प्लानिंग भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कैसे एक्सपैंड करने वाला है। अगर कुछ नहीं चेंज होने वाला है तो भी मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ चेंज नहीं होने वाला है तो क्यों करनी पड़ेगी, ऐसे ही रहने वाला है, यही 2 ब्रांच रहने वाले हैं, कोई कोर्स ऐड नहीं होने वाला, फिर भी क्यों जाएंगे क्योंकि उनको बेहतर अवसर मिलेगा। हो सकता है कुछ इश्यूज आ जाए या फिर एब्सेंट भी कुछ होता है कारण से। देखो मैन पावर प्लानिंग जब की जाती है तो लोग कुछ काम करते हैं, जो मैन पावर हार होता है आपको जरूरत है काम की, ठीक है। किसी के साथ आप काम करें और किसी को एक आदमी 8 नंबर बता इस तरह काम करेगा तो मैन पावर हार से आप डिसाइड करेंगे और
या डाइवर्सिफिकेशन या move, कुछ भी आपको ब्रांच ओपन करना है तो आपको हायरिंग करना चाहिए ना। दूसरा रिटायरमेंट हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, इलनेस हो सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए लोग हो सकते हैं, दोनों क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, लैब हो सकता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, मैन पावर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यू डू मैन पावर प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट। यहाँ डिसाइड हो गया कितने लोगों को हायर करना है। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, हायरिंग करेंगे। हायरिंग से पहले आप एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, किस किस पोजीशन के लिए वैकेंसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जो लोग इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो कृपया अप्लाई करें, ठीक है। आप अप्लाई करते हैं। अब जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जाता है तो उसमें शॉर्टलिस्टिंग होती है, किसको कॉल करना है, राइट। ऑब्वियसली जो ज्यादा मैच करेगा उनके क्राइटेरिया होता है। इंटरव्यू यहाँ पे आप क्या करते हैं, नॉर्मली ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, मैंने बताया था। एंड पॉजिटिव प्रोसेस उसकी है रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ाते हैं, है ना। आप अट्रैक्ट करने की कोशिश। Once you got the application, then आप shortlisting शुरू इंटरव्यू के लिए, ठीक है, या फिर रिटन टेस्ट के लिए, जो भी आपका क्राइटेरिया है जिस तरीके से देना है। और वो सिलेक्शन दैट बिकम्स नेगेटिव प्रोसेस, बिकॉज नाउ आप डिफरेंट लेवल पे जितना अंदर तक जाएंगे उतना हर लेवल पे क्या है, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर का मतलब जो मुझे नहीं रिक्वायर्ड है उसको छाट देंगे, जो रिक्वायर्ड है वो एक और सीवी आगे, ठीक है ना। देन अगेन फिल्टर, स्क्विड गेम, है ना, राइट। याद आया, उसी की तरह धीरे धीरे फिल्टर होते होते जो बचेंगे फाइनली वो क्या करेंगे, ऑफर लेटर देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग को मालूम है, इसलिए आई होप कि मालूम है, ठीक है। क्या हो गया, नहीं भी देखो तो जाने दो, मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत देखा, मेरी हिम्मत नहीं उस मूवी को पूरा देखा, ठीक है। सच में वो पूरा नहीं देख सकते। नाउ सिलेक्शन समझ में आया, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हम बता चुके आपको कि यू ऑलरेडी पोजेस सर्टेन स्किल, ठीक है, आपके पास स्किल है तभी हमने आपको इतना फिल्टर करके चुना है। लेकिन फिर भी हमको जो काम करवाना उसके लिए कुछ और एडिशनल उसमें क्या चाहिए, और एडिशनल स्किल चाहिए, क्या फिर आपके एग्जिस्टिंग स्किल को शार्पन करने की जरूरत है, क्या कंपनी के हिसाब से मोल्ड करने की जरूरत है, राइट। कंपनी का किस तरीके से काम होता है, तो हिसाब से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जितना भी ट्रेनिंग उनका होगा, जितना ट्रेनिंग देने के बाद आप एफिशिएंट हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग देंगे और आप काम कर पाएंगे। ट्रेनिंग क्या है, टेम्पररी प्रोसेस के लिए होता है, आपको आपका जो करियर है उसमें डेवलपमेंट का काम चलता रहता है। और डेवलपमेंट इसलिए चलता रहता है क्योंकि आप सो दैट आप फ्यूचर में जाकर के यू कैन बी वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन कर सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप ये बोल सकते हैं। ट्रेनिंग है, यस, बार बार हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको इसलिए दिया हमने, मान लो कि आपको कुछ और आपसे काम करवा देते हम आपको ट्रेनिंग, आप अगर आप 3 साल 4 साल काम करते हैं तो आप 8-10 ट्रेनिंग दे सकते हैं। कभी कभी ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म भी होता है, 2-3 साल का भी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हालत होती है ना कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं लेकिन वो कितने परफॉर्मर को प्रमोट कर सकता है, तो उसको प्रमोट करने का उसको अपने पैसे पे ट्रेनिंग के लिए देना चाहोगे।
बहुत बड़े बड़े जो वहाँ जाते हो क्या करते, कोई एक खास साल 2 साल का डिग्री बुला देती है, क्यों? ताकि आप जब वापस आएंगे तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाइएगा, राइट? इसलिए भी लॉ का भी कभी लंबा ट्रेनिंग होता है। इसका क्वेश्चन पहले ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन है क्या? नेक्स्ट फंक्शन है अप्रेजल। अप्रेजल मतलब नॉट एप्लीकेशन। अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना। आपके साल भर के परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। क्या हो गया? क्या बता रही है? तुम बताओ क्या बता रही है? वो पीछे देख रहा था सब क्या बता रही थी? आपने क्या यार्डस्टिक नहीं है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपके लिए बहुत सारे यार्डस्टिक है। क्या क्या कुछ नाम ले सकते हैं? यस, आपके लिए जो आपको हम इवैल्यूएट करते हैं, अप्रेज करते हैं, क्या क्या डिसीजन एक बार तो समझा दिया ना, उसको याद रखना। जैसे आपके लिए एक इवैल्यूएशन का याद रखिए। आप आपके टाइम पे प्रेजेंटेशन ये दूसरा याद है। अटेंडेंस साल याद याद हो। अटेंडेंस कैसा है आपका, राइट? उसके बाद फाइनली इंटरनल एग्जाम में क्या स्कोर क्या है। इन चारों के बीच में आपका इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। इंटरनल एक्सटर्नल बेसिस पे आपका एक्सटर्नल एग्जाम और दोनों को मिला के आपके मार्क्स मिलते हैं। यानी कि टोटल तो आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। हाउ यू बिहेव विद आपका कंडक्ट कैसे है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, राइट? कितने टाइम पे आते हैं, फंक्शन कितने हैं, आपने क्या क्या खास कंट्रीब्यूट किया है जो आपका काम है वो आप कर रहे हैं और दैट यू आर डूइंग, राइट? आपने कौन सा उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आपको ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इंसिडेंट जो आपको ऐसे डिफरेंट यार्ड जिसके बेसिस पे अप्रेज किया जाता है साल भर के परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को। उसके बेसिस पे होता क्या है? रिजल्ट, यानी कि कितना बोनस मिलेगा, कितना सैलरी हाइक मिलेगा, क्या प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अगर कुछ नहीं है तो वो ऑलरेडी हो सकता है। ठीक है कि लास्ट चांस में या फिर करो या फिर चलो, राइट? तो अप्रेजल भी इंपॉर्टेंट पार्ट है HR का। These are the functions of HR, right? इसके बाद क्या हो सकता है? कॉम्पनसेशन एंड प्रमोशन, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल कॉम्पनसेशन, सैलरी और सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है और प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको की पोजीशंस पे, मैंने कहा ये डेवलपमेंट इसीलिए थ्रू आउट चलते रहता है ताकि आपको वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे क्या हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैम यहाँ से कुछ नहीं देखती? थोड़ी देर शांत होने दो, मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगी। पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च, इसका मतलब जो मैंने अप्रेजल बोला ना, अब साल भर जो अप्रेजल ऐसे नहीं होता, साल भर तुमने जो भी किया है सबका लेखा जोखा आपके रिकॉर्ड में रहेगा। क्योंकि बाद में क्या करेगा अंकित, तो क्या आएगा, नहीं मैम कोई भी बदमाशी करता नाम आप मेरा ले लेती है, राइट? हम बदमाशी नहीं किए, देखो ये एक बार तुमने एप्लीकेशन लिख के दिया था, ये देखो एक बार तुमने माफी मांगा है, समझ में आया? अब आप क्या करेंगे, डिस्प्यूट करने से पहले सोचिए। इसलिए आपको अगर आपने अच्छा किया तो हम क्या देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, आपको अप्रिसिएशन देते हैं। कुछ गलत होता है तो वार्निंग देते हैं। लास्ट में तो वो क्या आने वाले हैं, किस बेसिस पे मुझे इतना कम
सब चीज के चलते तो गवर्नमेंट जॉब को आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना, तो लास्ट में आपका पूरा पैसा होता है तो आप देते हैं अपना देते हैं तो फिर टैक्सी दे जाते हैं सारे रिकॉर्ड समझ में आया शुभम? समझ में आया? ये लास्ट पॉइंट यही कहते हैं कि पर्सनल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड होता है ट्रांसफर का, प्रमोशन का, कंडक्ट का, कितने लीव्स लिए, क्या कितना बार प्रमोशन मिला, ताकि आपका एफिडेविट किया जा सके और आपके कंडक्ट को डिटरमाइन किया जा सके। क्लियर हो गया? दीज आर द एचआर फंक्शंस, ठीक है ना, जिसको हमने स्टाफिंग के अंदर पढ़ा। ठीक है, ठीक है। और ये पर्सनल था, तो ये अगर आपको मालूम है तो आप ओवरऑल आपको एचआर के फंक्शंस पता चल गए। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर बना के रखना। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे संबंध हो, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर हमेशा कलह कलेश स्ट्राइक होता रहेगा तो उसका निगेटिव असर पड़ेगा। तो ये सब काम भी एचआर मैनेजर का है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से रिमूव कर देना, स्ट्रेस को हटा देना, ये सब काम भी है। लेकिन दीज आर द एक्चुअली माइलस्टोन्स जो हर एचआर को परफॉर्म करना होता है। क्लियर? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वापस से डन। ठीक है, और कुछ जानना है? नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है बता दो। ऑर्गेनाइजिंग सबको प्रॉब्लम है उसमें, कुछ बड़ा नहीं है, फालतू की चीजें उसमें ज्यादा है, कुछ बड़ा नहीं।